देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। किसी को अगर बुरा लगता है तो भाई वो लगना ही चाहिए, क्योंकि मिर्ची लगाना मेरी फितरत में। मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं फिलहाल, तो आप उसका जवाब क्या देंगे ये आप सोचिएगा। सवाल मेरा यह है कि एक चापाकल प्यास तो बुझाता है, आप जानते हैं, लेकिन चापाकल भूख मिटाता है। अगर मैं ये कहूं तो क्या मेरी बात से आप इत्तेफाक रखेंगे? मैं यकीन दिलाता हूं कि अभी भले आप मेरी बात से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इस कार्यक्रम के खत्म होने से पहले, कार्यक्रम के खत्म होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको, आखिरी 15 मिनट आपको यकीन दिला देंगे कि चापाकल से भूख भी मिटती है। कुछ खास लोगों की भूख मिटती है जिन्हें हम अधिकारी कहते हैं। अधिकारी जो प्रजाति होती है ना, हालांकि मैं बताऊं आपको कि आज 3 साल हो गए, 3 साल से हम लगातार अधिकारियों की जो कारिस्तानी है, जो कारगुजारी है, वो आपको दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए अधिकारियों का पेट है कि भरता ही नहीं। चापाकल चलाते हैं तो आपको दिखता होगा कि भाई इसको चलाने से पानी निकलता है, लेकिन मुझे यह दिख रहा है कि इसको चलाने से नोट निकल रहे हैं, गुलाबी गुलाबी हरे हरे नोट। कैसे निकलते हैं ये नोट आपको बताएंगे, वो फॉर्मूला भी, और डंके की चोट पर बताएंगे। बस बने रहे हमारे साथ। तो भाई चापाकल, हमारे देसी भाषा में चापाकल ही कहते हैं, आप इसे चापा नल कहें, थोड़ा अंग्रेज हो जाए तो आप इसे ट्यूबवेल कहें, और आप जो भी आपका क्षेत्राधिकार है आप जो चाहें उसे बोल सकते हैं, लेकिन मैं तो इसे चापाकल ही कहूंगा। एक चापाकल का काम है प्यास बुझाना, पर मैं आपसे पूछूंगा किसकी? जी हाँ, किसकी? तो आप कहेंगे आम लोगों की। आपने अमूमन देखा है चापाकल चलता है तो आपकी भी प्यास बुझती है, मेरी भी प्यास बुझती है, पर मैं कहूंगा नहीं, चापाकल सिर्फ आम लोगों की प्यास नहीं बुझाता, चापाकल प्यास बुझाता है अधिकारियों की, भूख मिटाता है अधिकारियों की। चापाकल प्यास बुझाता है पूरे सिस्टम की, भूख मिटाता है पूरे सिस्टम की। और अगली रिपोर्ट देखकर आप मेरी बातों से इत्तेफाक भी रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ऑपरेशन चापाकल की आंकड़ों से भरी यह रिपोर्ट दिखाता हूं, जिस रिपोर्ट का रिसर्च हमारे सहयोगी अमित ने किया है। और यह जो रिसर्च है ये आपको हतप्रभ कर देगा कि एक चापाकल में जिससे आप पानी भरते हैं, उससे निकलने वाले नोट पूरे सिस्टम का पेट कैसे भरते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए आप। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर की रिपोर्ट कहती है झारखंड में पेयजल के कुल 5,17,044 हैंडपंप हैं। यानी एवरेज निकाला जाए तो इस तरह झारखंड में 89 लोगों पर एक हैंडपंप है। यह राष्ट्रीय औसत से दोगुना है। यहां ग्राउंड वाटर का दोहन हो रहा है। प्रदेश में ग्राउंड वाटर के लेवल में लगातार गिरावट हो रही है, पर यह सब कौन सोचता है? खैर, अब यह तस्वीर देखिए। यह तस्वीर भी झारखंड की है। जी हां, यह उसी राज्य की तस्वीर जहां पहले से ही 1,61,370 हैंडपंप अधिक हैं। तय मानक के अनुसार 150 लोगों पर एक हैंडपंप होना चाहिए। वर्तमान में झारखंड की आबादी 3.5 करोड़ के आसपास है। यहां पानी उपलब्ध कराने के लिए लगभग 2,33,000 हैंडपंप होने चाहिए, पर झारखंड में 5 लाख से ऊपर हैंडपंप हैं। फिर भी यहां के ग्रामीण प्यासे हैं। खैर, कहानी सिर्फ इतनी सी रहती तो कोई बात ही नहीं थी। अब आते हैं कहानी के बाद खेला पर। पेयजल विभाग के अफसरों ने नए हैंडपंप लगाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। राज्य भर में 611 करोड़ 87,80,000 रुपए खर्च होंगे और राज्य में कुल 22,010 हैंडपंप लगाए जाएंगे। एक हैंडपंप लगाने पर 2,78,000 रुपए खर्च होंगे। राज्य के सभी 4,402 पंचायतों में 5-5 हैंडपंप लगाए जाएंगे। झारखंड में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के 4,04,703 हैंडपंप हैं। इसमें से करीब 10,000 चापाकल तो खराब है, मतलब 3,94,703 हैंडपंप की स्थिति सही है। अब सवाल है कि इन हैंडपंप से आखिर प्यास किसकी बुझती? क्योंकि अगर ग्रामीणों की प्यास बुझती
तो राष्ट्रीय औसत को इस क्षेत्र में पछाड़ चुके झारखंड में एक भी आदमी पानी से वंचित रहता क्या? ये तो संभव ही नहीं था। पर अब भी अगर लिस्ट तैयार हो तो आधा से ज्यादा झारखंड के गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी की किल्लत है, दिक्कत है। पेयजल विभाग के इंजीनियर एक एक हैंडपंप योजना में कमीशन की वसूली करते हैं। ये राशि विभाग के आला अफसरों तक पहुंचती है। विभाग के 40% इंजीनियरों पर हैंडपंप योजना में गड़बड़ी का आरोप है। एसीबी कई इंजीनियरों को हैंडपंप योजना में कमीशन लेते गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें से कई इंजीनियर फील्ड में पोस्टेड हैं, जो फिर से हैंडपंप योजनाओं का काम भी देखेंगे। न्यूज़ 11 भारत की पड़ताल में पता चला है कि हैंडपंप योजना पेयजल विभाग के जिम्मेवारों और इंजीनियरों के अवैध कमाई का सबसे आसान रास्ता है। तभी तो ग्राउंड वाटर के अतिदोहन पर रोक के बावजूद पेयजल विभाग ने हैंडपंप योजना को शुरू किया। एक हैंडपंप योजना से 5,000 रुपए तक की अवैध कमाई कमीशन के रूप में होती है। अब कमाई का गणित भी देख लीजिए। एक चापाकल में अधिकारियों की कमाई 5,000 रुपए। राज्य भर में कुल लगाए जाने वाले चापाकल 22,010, यानी अधिकारियों का शुद्ध मुनाफा 11,50,00,000 का। अब आप बताइए, विभाग चापाकल क्यों नहीं गाड़ना चाहेगा? बिल्कुल गाड़ना चाहेगा, चाहे इसके लिए झारखंड को गर्त में ही भेजना पड़े। आप ही सोचिए कि इससे बेहतर बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या अधिकारियों के पास होगी। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। अच्छा, आश्चर्य मत करिएगा अगर रांची रेलवे स्टेशन पर और रांची बस स्टैंड पर पेयजल विभाग के अधिकारी चापाकल गड़वा लो, चापाकल गड़वा लो, चापाकल गड़वा लो करके और बकल जैसे चाय खरीदते हैं ना वैसे चापाकल गड़ाते नजर आएंगे। तो इस पर आपको बहुत ज्यादा आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। गुरु मुझे बताइए, 22,000 चापाकल में अगर 11 करोड़ का मुनाफा है, आप अंदाजा लगा रहे हैं ये कितने का शुद्ध मुनाफे वाला बिजनेस है? और अधिकारियों को तनख्वाह तो खैर मिलती है, सो मिलती ही है। अरे भाई 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? मुझसे पूछेगा तो मुझे नहीं पता, मुझे गिनना पड़ता है। इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 8 जीरो। अब 8 जीरो तक पहुंचने के लिए मुझे इतनी गिनती करनी पड़ रही है। बताइए, 22,000 चापाकल गाड़ करके अगर 11 करोड़ रुपए आ रहे हैं तो भाई इससे बढ़िया बिजनेस कहीं होगा क्या? आप अंदाजा लगाइए कि जिस राज्य में एक चापाकल 89 लोगों की प्यास बुझाने के लिए, जबकि केंद्र का औसत है कि 150 लोगों पर एक चापाकल होना चाहिए, ठीक है? तो भाई अगर ऐसी स्थिति है, 1 लाख से ऊपर, 1.5 लाख से ऊपर सरप्लस चापाकल है अगर झारखंड राज्य की बात करें, तो इसका मतलब यह था कि भाई एक एक आदमी के खाते में कम से कम 2-2 बाल्टी पानी तो आना चाहिए। पर बताइए, किस्मत देखिए कि 1 कटोरी पानी गर्मी के लिए में मयसर नहीं होता, सर फूट जाते हैं गुरु गर्मी में पानी भरने के लिए, ये स्थिति हो जाती है। तो भाई ये चापाकल किसकी प्यास बुझा रहा है बताइए? मेरे साथ मेरे सहयोगी जिन्होंने ये पूरी रिपोर्ट तैयार की अमित सिंह जी हैं, मेरे साथ पर्यावरण वेद नीतीश प्रियदर्शी साहब हैं, और मेरे साथ जमशेदपुर से मेरे सहयोगी प्रभात हैं। मैं सबसे पहले नीतीश जी आपके पास भी आऊंगा और प्रभात आपके पास भी आऊंगा। सबसे पहले मैं अमित के पास आ रहा हूं। अमित, देखिए, ग्राउंड वाटर, पर्यावरण संरक्षण और पता नहीं वाटर कंजर्वेशन, ये बड़ी बड़ी बातें, ये तो बहुत बाद में आती है। मतलब इनकी तो कौन सोचे, किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि जमीन का पानी खत्म हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है ना। अभी चापाकल का सिर्फ मैं इतना सोच रहा हूं कि मेरे पीछे वो चापाकल दिख रहे हैं, देख रहे हैं, जिसमें हैंडल चलाने की जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन आप उसमें देख सकते हैं नोट निकल रहे हैं। अभी तो चापाकल यही है, नोट उगलने वाली एक मशीन। अमित, मतलब आप अंदाजा लगाइए, सरप्लस चापाकल है, इसके बावजूद 22,000 चापाकल और आएंगे। 5,000 रुपए में तो मिनिमम मान करके चल रहा हूं, एक चापाकल के लिए 5,000 रुपए की घूस मिलती है। 5,000 इंटू 22,000, 3 6 जीरो तो ऐसे हो गए। मेरा सामान्य ज्ञान कहता है 22,000 में चूंकि 3 जीरो होंगे और 5,000 में 3 जीरो होंगे, तो भाई 3 6 जीरो तो ऐसे हो गए। तो अब 6 जीरो जहां पर आ जाते हैं तो भाई चापाकल किसी के सर में गाड़ना हो तो अधिकारी वो कर देंगे। आज और कल अगर वो मौका मिले तो वो मेरे आपके सर में गाड़ दें चापाकल, तो कोई आश्चर्य मत करिएगा अमित जी। ऐसा भारती जी की ये झारखंड में पहले तो बोरिंग पे रोक लगी हुई थी। उस परिस्थिति में पूरे झारखंड के पेयजल विभाग के अफसरों ने बेहतरीन योजना बनाई है। उसमें
175 सरफेस वाटर आधारित योजना इसलिए झारखंड में बनी कि बोरिंग आधारित कोई योजना झारखंड में नहीं बनी। ग्राउंड वाटर का लेवल काफी नीचे चला गया। झारखंड में औसतन 18 मीटर तक ग्राउंड वाटर का नीचे लेवल चला गया। लगभग 5 से 7 साल तक बोरिंग पर रोक थी। ऐसी परिस्थिति में केंद्र के सहयोग से पेयजल विभाग ने सरफेस वाटर आधारित योजना को शुरू किया। ठीक है। आज 172 सरफेस वाटर आधारित योजनाओं को काम मतलब आगे टेंडर होने वाला है, जिस पर 4706 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उस परिस्थिति में पेयजल विभाग ने क्यों बोरिंग आधारित जो ग्राउंड वाटर का दोहन करेंगी, ग्राउंड वाटर का हर साल लेवल नीचे जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में यह बोरिंग 22,010 बोरिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर यह 611 करोड़ जो बोरिंग पे खर्च होंगे, इससे अगर सरफेस वाटर आधारित योजना बनती तो लगभग 50 योजनाएं नई बनती, सरफेस वाटर का सदुपयोग होता। ठीक है। ग्राउंड वाटर बचता। लेकिन अफसरों ने ग्राउंड वाटर को जो भविष्य के लिए स्टॉक है वो हम खाली कर रहे हैं। कैसे? अफसरों की एक लापरवाही से। 22,000 चापानल गड़ेंगे। एक चापानल लगभग 180 फीट गहराई तक जाता है। सरकारी चापानल 200 फीट हम रखते, 180 फीट गहराई तक। झारखंड में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां ये हर पंचायत में 5-5 चापानल गड़ने हैं, वहां 250 से 400 फीट तक में पानी मिलता है। इस परिस्थिति में चापानल कितने सक्सेस होंगे? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि पेयजल विभाग का खुद का 10,000 चापानल लगभग झारखंड में डेड पड़ा हुआ है। ठीक है। जिसमें से 5,000 चापानल को उन्होंने मृत घोषित कर दिया। अच्छा। अब उससे पानी नहीं आता। उसका सिर्फ एक कारण है, जो मृत चापानल है उसका ग्राउंड लेवल ग्राउंड वाटर नीचे चला गया जी। ऐसी परिस्थिति में 200 फीट का चापानल कितना पानी देगा और कितने दिनों तक देगा? बड़ा प्रश्न है। जब सरफेस वाटर आधारित योजना को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार भी करोड़ों राशि खर्च कर रही है, झारखंड सरकार भी करोड़ों राशि खर्च कर रही है, तो हम सरफेस वाटर को ही शुरू कर सकते थे। लेकिन एक चापानल पर पहले भी अधिकारियों ने 3,000 से 4,000 तक का कमीशन वसूला है। एसीबी ने रंगे हाथ कई अधिकारियों को पकड़े हैं चापानल के भुगतान के एवज में कमीशन वसूलते हुए। आज पेयजल विभाग में बहुत कम ऐसे अफसर बचे हैं जिन पर चापानल जैसे अनियमितताओं में, गड़बड़ियों में शामिल होने का आरोप नहीं है। वरीय पदाधिकारी, कई अभियंता प्रमुख रिटायर्ड हो गए जिन पर चापानल में अनियमितता बरतने का आरोप है। अच्छा। अभी प्रभारी सुरेश प्रसाद जी मुख्य अभियंता रांची बने हैं, उनका चापानल में जमशेदपुर में उन पर एफआईआर और एसीबी जांच, विजिलेंस जांच रिपोर्ट में आरोप सिद्ध हुआ है, उस पर कार्रवाई करना। ऐसे परिस्थिति में जब चापानल में कई लोग इन्वॉल्व हैं, वैसे परिस्थिति में चापानल की आवश्यकता, बोरिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि बहुत आसानी से लोगों के सामने चापानल गड़ेगा। उसके अंदर क्या जाएगा वो तो अलग विषय है, लेकिन हर चापानल पे वो हर एजेंसी भुगतान करेगी जो काम लेगी, जो चापानल गाड़ेगी। एमबी साइन करने के लिए कमीशन है, फुल भुगतान के लिए कमीशन है। सबसे आसान तरीका चापानल में कमीशन का है। सबसे बड़ी बात है, जमीन के अंदर क्या जा रहा है आम आदमी देख नहीं, किसी को नहीं पता है। किसी को नहीं पता है। आप कई ऐसे चापानल झारखंड में मिले हैं जिसमें 80 फीट 50 फीट तक बोरिंग करके छोड़ दिया गया है। केंद्र सरकार का सख्त निर्देश है कि अभी भी झारखंड के जो चापानल योजना चल रही है उसमें एक गाइडलाइन है कि एक चापानल से दूसरे चापानल की दूरी मिनिमम 500 मीटर होनी चाहिए। लेकिन आप साहब कोई ऐसा पंचायत जाकर के देखिए, रांची शहर के बाहर जाकर के देखिए, हर 20 मीटर पे, हर 50 मीटर पे, हर 25 मीटर पे एक चापानल है। वैसी परिस्थिति में चापानल कहाँ गाड़े जाएंगे? कहाँ से पानी आएगा उसमें? कहाँ से उसमें पानी आएगा? ग्राउंड वाटर की क्या स्थिति है? ये ऐसे गंभीर विषय को सोचने के बजाय अफसरों ने चापानल योजना को शुरू किया। हम योजना के विरुद्ध में नहीं, लोगों को पानी मिले हम यह चाहते हैं। लेकिन जब झारखंड का ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, सूख रहा, आने वाले कई दिनों में धनबाद, रांची, बोकारो के कई क्षेत्र ड्राई जोन में चले जाएंगे। रांची जैसे शहर में हिनू, काके, बरियातू चले जाइए, वहां पानी नहीं मिलेगा। वाटर लेवल है 1000 फीट 1200 फीट तक लोग बोरिंग कराते हैं। ऐसी परिस्थिति में ये 22,000 बोरिंग
लोगों को पानी कितने दिन तक देंगे और ग्राउंड वाटर को कितना नुकसान पहुंचाएंगे, विषय वो है। मैं पर्यावरणविद नीतीश प्रियदर्शी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश जी, सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूं कि आप चूंकि पूरे तरीके से अभी स्वस्थ नहीं है, इसके बावजूद मैं आपको कष्ट दे रहा हूं, क्योंकि ये मुद्दा झारखंड से जुड़ा हुआ है, झारखंड के लोगों की प्यास से जुड़ा हुआ है। तो इस कारण से हमारी ये जरूरत थी कि सर हम आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। तो नीतीश जी, आप देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है ग्राउंड वाटर का, इस पर तो किसी का ध्यान है ही नहीं। चापाकल गड़े, हम भी चाहते हैं, ठीक है, वेल एंड गुड, लोगों की प्यास तो बुझनी चाहिए, पर जो आंकड़े मैं अभी देख रहा हूं, इन आंकड़ों को जब मैं देखता हूं, बिल्कुल, तो मैं ये सोचता हूं कि क्या मतलब किसी योजना को तैयार करने से पहले कोई रिसर्च वर्क होती है क्या? स्पेशलिस्ट जो लोग हैं उस क्षेत्र के, उनसे बात होती है, या फिर यूं है कि भाई अधिकारियों ने कहा कि ठीक है चलो 5-5 हजार रुपए आ रहे हैं प्रति चापाकल, 22,000 चापाकल, 11,500,000 रुपए, आने दो। आप किसी भी हाईवे पे चले जाइए, धड़ल्ले से आपको वॉशिंग सेंटर मिलते हैं, हर जगह चापाकल गड़े हुए हैं, बोरिंग हो चुका है वहां पर, और 24 घंटे वहां से पानी वेस्टेज होता रहता है। ठीक है, पानी वेस्टेज हो रहा है, लेकिन कम से कम वाटर कंजर्वेशन की तो व्यवस्था कीजिए। जो पानी आप कर रहे हैं उसको कम से कम खेतों में जाने की तो व्यवस्था कीजिए ना। वो पानी सड़क पर बहता रहता है व्यर्थ में। बारिश होती है, झारखंड में एक ढंग का वाटर कंजर्वेशन प्लांट आपको नजर नहीं आएगा। अब जब मैं आंकड़ों पर देखता हूं, तो आंकड़ों पर देखता हूं कि भाई पूरे देश में 150 लोगों पर एक चापाकल होना चाहिए, झारखंड में 89 लोगों पर एक चापाकल है। खुशी होती है कि कहीं तो हम आगे हैं, लेकिन फिर मेरा ध्यान जाता है उन खबरों पर जो मैं ही बनाता हूं, यहीं बैठ करके बनाता हूं, कि गोड्डा में लोग एक नाली का पानी पीने को विवश हैं। दुमका के पहाड़ पर जो हमारे आदिवासी भाई हैं, जो हमारे ऐसे आदिवासी हैं जिनको सहेजना है, वो चूहे का पानी पीने को विवश हैं। गुमला में पहाड़ों में झरने का पानी पीने को विवश है। अगर वो झरना सूख जाता है तो 5-5, 7-7 किलोमीटर लोगों को जाना पड़ता है कि भाई पानी मिल जाए पीने का। तो भाई जब चापाकल सरप्लस है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। नीतीश जी। जी बिल्कुल। देखिए, कुछ साल पहले ये मैंने एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था ग्राउंड वाटर पे, ये आपके पाकुड़ के पास महेशपुर, संग्रामपुर, ये सब गांव में। ये अब मार्च का महीना था और वहां हमने देखा कि बहुत सारे चापाकल सूखे हुए हैं और महिलाएं जो हैं वो सुबह 4 बजे निकलती थी, 1-2 किलोमीटर चल के तब वो चापाकल तक आती थी और 5-10 मिनट चापाकल चलाने के बाद ही पानी आता था। तो ये स्थिति इतनी भयावह थी क्योंकि हमारा जो जियोलॉजी है, जो रॉक टाइप से नीचे का, ये बहुत हार्ड रॉक है। तो आप जो चापाकल खोदने की बात कर रहे हैं उसका एक नियम होता है, जैसे हमारे पहले अमित जी ने कहा कि 500 मीटर की दूरी होनी चाहिए 2 चापाकल के बीच में जी। लेकिन नियम देखा जाए तो 800 मीटर होनी चाहिए और 2 चापाकल के बीच का डिस्टेंस, तभी आपको जो है पानी नीचे नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ जैसे कहा कि अब तो 6-6, 8-8 फुट एक घर में दूसरे घर में सब लोग बोरिंग करा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि इस परियोजना को कोई भी, देखिए पानी सबको चाहिए। पानी की परिभाषा क्या है? सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कलरलेस, टेस्टलेस, ऑडरलेस, गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन पानी चाहिए। पानी तो बहुत है, नाली का पानी है, समुद्र का पानी है, प्रदूषित नदियां हैं, लोग उस पानी को तो नहीं पी सकते हैं, तो उनको साफ स्वच्छ पेयजल चाहिए। तो इसके लिए जरूरी पहले यह होता है कि एक जियोलॉजिकल सर्वे हो, ग्राउंड वाटर बोर्ड के साथ जियोलॉजिस्टों का एक सर्वे हो, ये देखा जाए कि जहां भी लोग बोरिंग करना है वहां हमारा जो वाटर लेवल है कहां तक है, और फोल्ड, फॉल्टिंग, जॉइंट्स, इस सब की भी जानकारी होनी चाहिए जहां पर हमारा भूमिगत जल मिल सकता है। आपको एक चीज बता दें, 1942 में जब ब्रिटिश आर्मी को लाया जा रहा था रांची में, तो जेबी ऑडेन जो जियोलॉजिस्ट थे इंग्लैंड के, उन्होंने सर्वे किया था और बताया था कि रांची के भूमिगत जल पर विश्वास मत कीजिए। उसके बाद से, उसके पहले से भी यहाँ रांची के लोग, झारखंड के लोग तालाब काफी बनाते थे, तालाब के नाम से मोहल्ला भी था, सब चीज था। तो तालाब का अस्तित्व हम लोग खत्म कर रहे हैं, कुआं भी खत्म हो गया, तो अब सब जो प्रेशर है वो हमारा डीप बोरिंग पे जा रहा है। और एक चीज आपको बता दें कि रांची के रॉक्स को पर, चाहे झारखंड का जो जियोलॉजी है उस पर आप पटना का, बिहार का थ्योरी आप नहीं लगा सकते हैं। यहाँ का हार्ड रॉक टेरेन है, पहले आपको सर्वे की जरूरत है कि पानी कहां पर है, और दूसरा क्या है कि जो पानी यहां पर मिलेगा चापाकल में, वो चापाकल कितना सक्सेसफुल होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो पहले एक जियोलॉजिकल सर्वे होना चाहिए जहां भी आप बोरिंग कराने जा रहे हैं। कोई हर्ज नहीं है, पानी सबको चाहिए, लेकिन
ये सर्वे कराना काफी जरूरी है, क्योंकि हमने कहा कि रांची का भूमिगत जल सिर्फ जॉइंट्स, क्रैक्स और फ्रैक्चर्स में है, उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। आप जहां चाहिएगा बोरिंग कर दीजिएगा, हो सकता है पानी नहीं मिले, अगर पानी मिला भी तो कुछ समय के लिए मिलेगा, फिर वो सूख जाएगा। ये स्थिति हमारी जो है झारखंड की है। तो झारखंड बोरिंग वाटर के मामले में बहुत सेफ जोन नहीं है। जी प्रभात, मैं तो जमशेदपुर की बात करूं अगर, तो जमशेदपुर का मानगो एरिया देख लीजिए, जुगसलाई देख लीजिए, मतलब गर्मी में जो तस्वीरें आती है वो आप ही भेजते हैं कि भाई देख लीजिए, मतलब कितने लोगों के सर फूट जाते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं सिर्फ एक डेगची पानी के लिए। एक डेगची पानी किसी तरीके से मिल जाए तो भाई, जब झारखंड में इतने चापाकल हैं, लाखों लाख चापाकल सरप्लस हैं, इसमें से कई तो ऐसे हैं कि जो मतलब चलिए डेड घोषित हो गए हैं, कई तो ऐसे हैं जो कि मतलब मान करके चलिए कि उनमें पानी खत्म हो चुका है, वो बन नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में 22,000 और चापाकल अगर गाड़े जा रहे हैं तो क्या गारंटी है कि ये चापाकल सक्सेसफुल रहेंगे? किस आधार पर गाड़े जा रहे हैं? क्या सिर्फ अधिकारियों की जेब भरने के लिए? देखिए, कहीं ना कहीं गावड़ घला है, यह निश्चित है। और ये आपने जो सवाल किया उससे पहले मैं एक कहानी छोटा सा बता देता हूँ। एक खबर ही है, मैंने ही खबर किया, कल ये खबर किया था। एक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर प्रसव कराया जाता है महिलाओं का, और उसके ठीक प्रसव केंद्र के सामने एक चापाकल है और पिछले 8 वर्षों से चापाकल में पानी नहीं आ रहा है। तो समझिए क्या स्थिति है। जबकि वहाँ एक अब अधिकारी कहते हैं कि गर्मी के दिनों में वाटर लेवल नीचे चला जाता है, इस कारण से पानी यहाँ नहीं पहुँचाता। वो तो भाग्य है कि उस क्षेत्र के जो जिला पार्षद है उनके टैंकर से पानी दिया जाता है, तब वहाँ महिलाओं का प्रसव होता है। और आपने सही कहा कि जो मानगो का क्षेत्र है या फिर करंडी हो या फिर परसुडी के क्षेत्र में वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है, और उसके बाद भी कई ऐसे चापाकल है उस क्षेत्र में बंद पड़े हुए, खराब पड़े हुए, जो कि कोई देखने वाला नहीं है। और ऐसे स्थिति में और फिर से 22,000 नए चापाकल लगाना कहीं ना कहीं अधिकारियों की जेब भरने वाली बात सिद्धार्थ होती है, साफ इसमें नजर आता है। क्योंकि आपने सही कहा कि जिस तरीके से वाटर लेवल नीचे चला जा रहा है, वो तो शहरी क्षेत्र में जो टाटा स्टील है उसके चलते लोगों को पानी मिल जाती है भारतीय। अगर ये टाटा स्टील नहीं रहता तो निश्चित है यहाँ पानी के लिए आए दिन मार होते। अभी गर्मी है, अभी भी पानी की स्थिति वही है, चाहे वो मानगो की बात करें या फिर गैर टिस्को क्षेत्र की बात करें। तो जो चापाकल लगाने की बात करें अधिकारियों के द्वारा, जो कहीं ना कहीं इसमें गावड़ घोला है, साफ नजर आता है। क्योंकि 22,000 में जैसे आपने बताया कि एक चापाकल में 5,000 रुपया कमीशन है, तो आप गिनती आपने सही कहा कि कितने जीरो लगता है वो हम नहीं बता सकते, गिन नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि जिस तरीके से जो जैसे रांची की रिपोर्ट है, पूरे राज्य का रिपोर्ट है कि जो नए 22,000 चापाकल लगाने हैं, कहीं ना कहीं अधिकारी लोग जान रहे हैं। और आपने एक बात और कही थी कि जब चापाकल गड़ेगा तो वहां पे कौन उसको सुनिश्चित करेगा कि चापाकल के अंदर जो पाइप डाला जा रहा है वो कितनी गुणवत्ता वाली है, वो भी एक सवाल है। क्योंकि रात के अंधेरे में आया आदमी, डीप बोरिंग किया, पाइप लगाया, चला गया, पानी आया नहीं आया उससे कोई मतलब है, क्योंकि वो चापाकल गड़ गया, पेपर पे चढ़ा गया कि भाई पेपर चापाकल गड़ गया, पैसा के बारे न्यारे हो गए। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। जो जिस तरीके से पूरा खेल खेला जा रहा है, कहीं ना कहीं पेयजल विभाग को इस पे गौर करने की जरूरत है। और जो विभाग के मंत्री है और चाहे विभाग है, उसको सख्त से सख्त इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि भाई आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है। जबकि सरप्लस चापाकल है, जैसे 89 लोगों पर एक चापाकल है, जबकि केंद्र सरकार का ये जो नॉर्म्स है, जो पेपर में है कि 150 लोगों पर एक चापाकल होना चाहिए 500 मीटर की दूरी पर। आपने सही कहा कि बहुत सारे ऐसे जगह अपने पूर्वी सिंहभूम में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां पर बहुत पास में चापाकल है और चापाकल में पानी भी नहीं है। और चापाकल दुरुस्त करने के नाम से यहाँ पे भी पैसे की बात छोड़िए, पास की बात छोड़िए, सरकारी चापाकल की मैं बात बताता हूँ। सरकारी चापाकल की चान्हो प्रखंड की बात बताता हूँ, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, रांची से 40-45 किलोमीटर दूर की बात बताता हूँ। 2 भाई हैं, अपने अपने अंगने में दोनों ने सरकारी चापाकल गड़वा रखा है। ये तो है हमारा सरकारी सिस्टम। मैं बताता हूँ, बपौती बना रखा है सरकारी सिस्टम को। शैलेश जी देखिए, पिएगा अधिकारी तभी जिएगा अधिकारी। जल जंगल जमीन, जमीन का खेल में तो मैंने आपको कई बार लाइव बिठाया अपने साथ, आज जल के खेल में भी देख लीजिए। साफ और सटीक से सारी तस्वीर है कि भाई अगर झारखंड में सरप्लस चापाकल हैं तो झारखंड का ग्रामीण प्यासा क्यों है? झारखंड के ग्रामीणों के हिस्से का पानी कौन पी जा रहा है? सिंपल सा गणित कहता है 22,000 चापाकल गड़वाने की तैयारी है। एक चापाकल से अगर 5,000 रुपए का कमीशन मिलता है तो 11 करोड़ से ऊपर जाएगा, 50,000 रुपए। अब इससे बढ़िया प्रॉफिट वाला बिजनेस मुझे बता दीजिए शैलेश जी।
नहीं, इसमें तो मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन हाँ ये पेयजल का जो समस्या है बहुत ही विकट समस्या है। इसको कम से कम इसमें तो कोई जिस तरह का आप एलिगेशन लगा रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, और इसको बहुत ही प्रायोरिटाइज करके गवर्नमेंट को ध्यान में रखना चाहिए कि ये चीज़ें ना हो। लेकिन जो बातें आप कह रहे हैं इस पे मैं बहुत कुछ टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। शैलेश जी, मैं एक बात बताऊं, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ आंकड़े गिना रहा हूं। एलिगेशन ही अपने आप हो जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि 89 आदमी पर एक चापाकल है, तो आई थिंक एक चापाकल 89 लोगों की प्यास बुझाने के लिए काफी है। इतना तो पानी चापाकल देता है, सफिशिएंट है ना। अब झारखंड एक ऐसा राज्य है, और कहीं आगे हो नहीं हो, हम इस मामले में आगे हैं कि देश में जितना एवरेज चापाकल का औसत है उससे हम कहीं आगे हैं। मतलब 1 लाख से ऊपर चापाकल ऐसे हैं जो कि सरप्लस है हमारे पास। इसके बावजूद अगर हम प्यासे हैं, तो मैं तो विभाग से सिंपल सी बात इतनी सी पूछ रहा हूं कि भाई हम क्यों प्यासे हैं। आरोप नहीं है, ये एक जिज्ञासा है, एक एंकर की या न्यूज 11 के प्रतिनिधि की नहीं। एक आम आदमी जानना चाहता है कि भाई मुझे रोज सुबह 10 बजे तक डेक्ची लेके इंतजार ऑफिस आने से पहले पानी बाल्टी भरने के लिए क्यों करना पड़ता है। मैं सिर्फ इतनी सी बात पेयजल विभाग से जान लेना चाहता हूं। शैलेश जी देखिए, आप फिर वही घुमा के मुझे वहीं पे ले जा रहे हैं। ठीक है, वो देखिए ये जो है इसके लिए जो आंकड़े आप प्रस्तुत कर रहे हैं वो तो बड़ा ही सुंदर पिक्चर है कि 89 लोगों पर एक चापाकल है, तो पानी का समस्या तो होना नहीं चाहिए झारखंड में। लेकिन अगर ये पानी का समस्या है तो क्यों है? देखिए, तस्वीर मोर जैसी है। ठीक है, मैं डायरेक्टली उस जगह पे, तस्वीर मोर जैसी है। हम जब पंख देख रहे हैं तो बहुत खुश हो रहे हैं, फिर पैर देखते हैं तो देखते हैं कि नहीं, इसमें दिक्कत वहां पे आती है ना कि जैसे कोई चापाकल कहीं पे भी लगा तो वहां पे लोकल लेवल पे जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, जो इलेक्टेड पंचायत लेवल पे जो लोग हैं, उन लोग का भी रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो इसके बारे में जानकारी अपने उच्च पदाधिकारी को देते हैं कि नहीं देते हैं, और आगे उसको बताते हैं कि नहीं बताते हैं। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो क्या वो इस चीज़ को आगे बढ़ाकर से लास्ट में हाईकोर्ट तक बोलता हूं कि वो कोई PIL करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए, सी दिस इज अ बेसिक ह्यूमन राइट। सी एक आदमी का, सी यू कैनॉट हैव अ राइट टू बी ह्यूमन इफ यू डू नॉट हैव water to drink. See, you don't have a safe water to drink. If you are not provided with a safe water to drink, how can you claim yourself to be a human being? आप तो एक ह्यूमन बीइंग में भी नहीं आते, कैटेगरी में भी नहीं आएंगे, आप ह्यूमन राइट क्या क्लेम कीजिएगा? तो हाँ, उसका ये पहलू तो है ही है। अब उसमें भी अगर आप करप्शन का एलिगेशन लगा रहे हैं तो ये बहुत ही सीरियस मामला है। मैं इसको बहुत सीरियसली लेता हूँ कि लोगों को कम से कम रहने के लिए छत, पीने के लिए साफ पानी, ये तो बेसिक है। ये तो पूरा वर्ल्ड इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि अगर ये चीज भी अगर आप इस समय नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर आप, आई मीन, व्हाट डू यू कॉल दिस स्टेट टू बी? सो दिस हैज टू बी लुक्ड इनटू। दिस वेरी सीरियस एलिगेशन, दिस वेरी सीरियस एलिगेशन फ्रॉम योर साइड। सबसे खूबसूरत बात आप देखिए कि आज तारीख है 27, माफ कीजिए, आज तारीख है 24, और आज से ठीक 9 दिन पहले हमने 75वें स्वतंत्रता दिवस के लिए ध्वजारोहण किया है। गाना गा रहे थे कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। आज से कुछ दिनों के बाद हम झारखंड अलग राज्य बनने का जश्न भी मनाएंगे। हम कहेंगे जल जंगल जमीन की धरती। पर आप देख लीजिए तस्वीरें कि आज 75 साल बाद भी आजादी के हम डिस्कशन कर रहे हैं कि चापाकल गाड़ने में 5000 का कमीशन खाने के चक्कर में 22,000 चापाकल गड़वाने की तैयारी है। एलिगेशन नहीं है, स्पष्ट बात कह रहा हूं मैं, डंके के चोट पर कह रहा हूं। समय आएगा तो वो स्टिंग भी हम आपको दिखाएंगे खुफिया कैमरे की नजर से कि कैसे अधिकारी अपना गुनाह कबूल रहे हैं कि हाँ, एक एक चापाकल में 5-5 हजार रुपए की घूस ली जाती है, और बाकायदा विभाग का अधिकारी बताएगा ये सारी बातें। इंतजार कीजिएगा, सब कुछ खुलासा होगा। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं फिर से छोटे से ब्रेक के बाद।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा डंके की चोट पर कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। भाई मुझे पता है कि मेरी ये बातें बहुत लोगों को लग रही होंगी, हास्यास्पद भी लग रहा होगा, पर यह विषय बेहद गंभीर है। यह विषय हर उस आदमी से जुड़ा हुआ है जो इस जमीन पर रह रहा है, जो खुद को झारखंड का वासी बता रहा है। जैसा कि नीतीश जी ने बताया कि भाई आपको जो पानी चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी टेस्टलेस, इट शुड बी ओडरलेस, इट शुड बी कलरलेस। क्या आपको वो मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो ये देना किसकी जिम्मेदारी है? भाई चापाकल सरप्लस अमाउंट में है, लेकिन क्या वो चापाकल शुद्ध पानी दे रहे हैं? इसकी जांच होती है? कोई करता है इसकी जांच? मेरे सहयोगी अमित मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे साथ पर्यावरणविद नीतीश प्रियदर्शी साहब हैं, मेरे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेश जी हैं, और धनबाद से मेरे सहयोगी दिलीप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं एक बार अमित जी आपके पास आ रहा हूं। अमित जी चलिए, घोटाला गड़बड़ झाला सब चीज है, ठीक है। आम लोगों को बहुत ज्यादा इससे मतलब नहीं है। आम लोगों ने मुझे कहा कि भाई मुझे पानी से मतलब है। मैं देख रहा हूं हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर ये कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमें तो मतलब है पानी से। सही बात है। तो आम लोगों को क्या पानी शुद्ध मिल रहा है? कम से कम ये तो उनका अधिकार है कि ठीक है आप इनके साथ गड़बड़ झाला कर रहे हैं, आप उनके हिस्से का चापाकल खा जा रहे हैं। चलिए बात समझ में आ रही। 5,000 रुपये एक चापाकल पर आप ले रहे हैं, वो भी बात समझ में आ रही। चलिए ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं कि अधिकारियों का पेट बड़ा होता है, तो हम जैसे सादा रोटी खाते हैं उन्हें आलू पराठा बटर लगा करके खाने की आदत होती है। मैं समझ सकता हूं इस बात को। उनकी पाचन शक्ति मजबूत है, हमारी पाचन शक्ति कमजोर है, ये भी बात मैं समझ लेता हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्या उन्हें शुद्ध पानी आम लोगों को देने का ये कर्तव्य नहीं बनता? क्या आम लोगों को शुद्ध पानी मिल रहा है? ये तो पेयजल विभाग के लैब में टेस्ट रिपोर्ट ही बताएंगे कि झारखंड के पानी की क्या स्थिति है, कितने लोग क्वालिटी वाटर ले रहे हैं, सरकार नलके से कितना पानी लोगों को दे रही है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि सिर्फ झारखंड में ग्राउंड वाटर के अति दोहन के कारण कई ऐसे जिले हैं जहां आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा, रसायन की मात्रा पानी में इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों को कई बीमारियां उससे हो रही, कई बीमारियां। ऐसे परिस्थिति में फिर से बोरिंग समझ से परे है। मैं आपको झारखंड में बता दे रहा हूँ, ये झारखंड की भूगर्भ जल निदेशालय की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया कि 18 जिले जिसमें तेजी से गिरावट आ रहे हैं, ग्राउंड वाटर में तेजी से गिरावट दर्ज किया गया है। उसमें झारखंड रांची है, गुमला, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, बोकारो, पलामू, लातेहार, दुमका, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ जिले शामिल हैं। इन सभी जिलों के हर पंचायत में 5-5 बोरिंग होंगे। इस परिस्थिति में जब ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, ग्राउंड वाटर के पानी की क्वालिटी जो है वो खराब होती जा रही है, आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन। मैं आपको बता देता हूं कि कई ऐसे जिले हैं, एक गोड्डा का जिला है जहां पर बड़हरवा, यहाँ 52 फीट तक ग्राउंड वाटर नीचे चला गया है। यहाँ भी बोरिंग होगा। जहाँ 52 फीट तक ग्राउंड वाटर नीचे गया है, वहाँ 180 फीट में पेयजल विभाग के अफसर पानी देंगे, क्वालिटी वाटर। अब मैं बता देता हूँ, झारखंड में जो मुख्य रसायन पानी में मिल रहे हैं, ग्राउंड वाटर के नीचे जाने के कारण जो ग्राउंड वाटर का क्वालिटी है उसमें कई रसायन ऐसे गंभीर हैं जिससे गंभीर बीमारियां लोगों में हो रही है। रांची के पथलकुदवा में चल जाइए, बहुत दूर नहीं, वहाँ आर्सेनिक की मात्रा इतनी ज़्यादा पानी में हो गई है कि लोगों के पैर टेढ़े हो रहे हैं, हड्डियाँ टेढ़ी हो रही है। फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा, क्लोराइड की मात्रा मिलने लगी है। आयरन की तो पूछिए मत, गैस, पेट की बीमारी जो लोगों में हो रही है, वो डॉक्टर बोलते हैं कि आयरन की मात्रा पानी में ज़्यादा इसके चलते हो रही है। ये डॉक्टर का कहना है। ग्राउंड वाटर हमारे लिए कितना सेहतमंद है, यह भी सोचने का गंभीर विषय है। हम रिचार्ज कर नहीं रहे ग्राउंड वाटर का, एक भी रिचार्ज पिट बन नहीं रहा है नया। कोरोना काल में जो 2 साल के कोरोना काल है, इस दौरान तो ग्राउंड वाटर की रिचार्ज पर कोई काम ही नहीं हुआ, लेकिन अफसरों ने उसके दोहन की योजना बना ली। यह बहुत गंभीर विषय है। झारखंड में ग्राउंड वाटर मतलब आपको मैं बता देना चाहता हूं, जहां पर चास, कोलेबीरा, प्रदेश के जो आयरन प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें जरमुंडी, बाघमारा, इटखोरी, चास, कोलेबीरा, ठेठई टांगर, काठीकुंड, भंडरिया, मतलब कई ऐसे जगह हैं जहां पर आयरन की मात्रा पानी में अत्यधिक है।
14.90 ppm तक यहाँ पानी में आयरन मिल रहा है, जो बहुत ही गंभीर विषय है। फ्लोराइड की मात्रा देखिए, प्रतापपुर, टंडवा, चास, धर्मपुर, मोहनहार, सनकारपुर, मतलब ITPP, हाई स्कूल कांके, ये जो डेली मार्केट, मोरहाबादी, कांके चौक, AG ऑफिस, ये जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा पानी में मिल रही है। क्यों? यहाँ पर ग्राउंड वाटर का लेवल इतना नीचे चला गया है जिसकी क्वालिटी एकदम से पीने लायक नहीं। मैं एक बार नीतीश जी के पास आ रहा हूँ। नीतीश जी, ग्राउंड वाटर एक ऐसा सब्जेक्ट है असल में जिसको लेकर के जो जागरूकता फैलानी चाहिए, वो जागरूकता असल में देखने को मिलती ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, दूसरे जगह की बात छोड़ दीजिए, बिल्कुल दूसरे जगह की बात छोड़ दीजिए, मेरे घर में जो बोरिंग है उस बोरिंग की मैं बात बताता हूँ कि मेरे दादाजी कहते हैं कि देखो जब तक हमारी जीवन चल रहा है ना, सभ्यता है, तब तक पानी खत्म नहीं होगा पृथ्वी के अंदर का। ये लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है। क्यों? क्योंकि उन्हें बताया नहीं गया, उन्हें बताया ही नहीं गया। और जबकि आप सोच लीजिए कि मेरे दादाजी जो है वो आज से 1973 के ग्रेजुएट हैं, उनकी ये फीलिंग है। तो अब आप सोच लीजिए कि उस समय के जब ग्रेजुएट लोग ऐसा सोचते हैं, तो अब भाई जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं उनकी क्या स्थिति होगी। और मुझे यहां बैठ करके ये बोलने में कोई गुरेज नहीं है, मुझे शर्म नहीं आ रही है, ये सच्चाई है। बिल्कुल। तो आखिर मतलब कहीं ना कहीं एक अभियान तो चलाने की जरूरत है ना कि ग्राउंड वाटर के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। बिल्कुल है, क्योंकि देखिए आपके दादाजी ने जो बात कही, उस वक्त आबादी उतनी नहीं थी और जो बोरिंग का कंसेप्ट भी उस वक्त नहीं आया था। तो बोरिंग का कंसेप्ट आया था 80 के दशक में यूनिसेफ के द्वारा, जो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश में बोरिंग शुरू किया गया फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अच्छा। तो जैसे आपके रिपोर्टर ने भी कहा कि आर्सेनिक और फ्लोराइड, तो सबसे जो खराब स्थिति है पलामू का गढ़वा जी, यहाँ फ्लोराइड की काफी अधिक मात्रा है, करीबन वहां पर 8 से 12 मिलीग्राम पर लीटर फ्लोराइड आ रहा है। उसी तरह साहेबगंज का उधवा वगैरह का जो एरिया है वो आर्सेनिक हाईली कंटामिनेटेड है, जिससे कि आपको विभिन्न तरह के चर्म रोग, आपका लीवर, नोसिया, गिडीनेस और यहां तक कि डेथ ये भी होता है। फ्लोरोसिस में क्या हो रहा है, हाथ पैर का टेढ़ा मेढ़ा। तो ये फ्लोराइड पूरे भारत में, अभी पूरे वर्ल्ड में ये जो है आपको दिक्कत कर रहा है। झारखंड में खासकर आपका जो है, आपका सिल्ली का एरिया है, आपका रांची का भी एरिया है, आपका पलामू का एरिया है, बहुत सारा एरिया में है। तो जब हम बोरिंग की बात करते हैं, हम लोग ये आंख बंद करके ये सोच लेते हैं कि बोरिंग का पानी सबसे सेफ है। ये गलत है। आपको यहाँ रेडियो एक्टिविटी भी है, जहां भी आपका रेडिएशन है, रेडियो एक्टिविटी है, वो भी आपको रेडॉन गैस आपको मिल सकता है। इसकी जांच अभी भी हमारे यहां नहीं होती है। मैं तो सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो लोगों को अपनी पानी की जांच करानी हो, क्योंकि आयरन कंटेंट है, नाइट्रेट कंटेंट भी आ गया है, जिसमें आपको जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्लड में आपके इसमें, तो नाइट्रेट का भी आ गया है, तो जिसको हम लोग ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। तो जहां भी खटाल वगैरह है, चाहे आपका ये है, वहां पर हम बोरिंग करते हैं तो ये नाइट्रेट का पॉइजनिंग आता है। आपको एक चीज बता दें कि बोरिंग जब भी आप शहर में भी कर रहे हैं, चाहे कहीं भी, इतना याद रखिए, सेप्टिक टैंक हो चाहे सॉकपिट हो, उससे करीबन 30 से 40 फुट दूर बोरिंग होनी चाहिए, नहीं तो वो बोरिंग आपका खत्म हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है। लोग इस चीज को नहीं मान पाते, नहीं समझ पाते हैं। और पानी, आपको एक चीज बता दें कि पानी ना हम प्रयोगशाला में बना सकते हैं, ना पानी को हम कहीं से खरीद के बना सकते हैं। ये प्रकृति ही देती है। और इसको भूमिगत जल में, हमने कहा कि बारिश खूब हो रही है, तो बारिश में क्या होता है, आपको एक चीज बता दें, बारिश में जो खूब कस के जो बारिश होती है, उससे भूमिगत जल रिचार्ज नहीं होता है। भूमिगत जल रिचार्ज होने के लिए वो फुहार वाली बारिश होनी चाहिए जी, तभी वो रिचार्ज होता है। हम जंगल हटा दे रहे हैं, जंगल भी हमारा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, वो हम हटाते चले जा रहे हैं। नदियों को सुखा रहे हैं जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका खूब कस के अगर पानी पड़ेगा, तो झारखंड का रिपोर्ट हम आपको बता दें, जो रिसर्च है कि 60 से 65% पानी सरफेस रन ऑफ में बह के निकल जाता है, वो नीचे नहीं जाता है। और सब जगह आप रिचार्ज पिट भी नहीं बना सकते हैं, वो भी देखना है। ये बहुत, रांची का जियोलॉजी जो है पेनिनसुलर इंडिया का, साउथ से लेकर तक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप आंख बंद करके आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको एक पहले रिसर्च करना होगा कि कहां हमारा रिचार्ज जोन है, कहां हमारा कैचमेंट एरिया है जहां रेन वाटर को हम कैच कर सकते हैं, तभी आपका ये सारा मिशन सक्सेसफुल होगा। नहीं तो इतना मेहनत करने के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बाद वो सब फिर सिफर हो जाएगा, फिर सब खत्म हो जाएगा। जी, सहयोगी दिलीप मेरे साथ धनबाद से जुड़े हुए हैं। दिलीप, देखिए, खुशकिस्मती इस बात की है कि जिस लिस्ट को अमित अभी पढ़ रहे थे, उस लिस्ट में धनबाद का नाम जहां तक मैं समझ रहा हूं कि नहीं है।
यानी कि धनबाद के लिए रिपोर्ट अभी अच्छी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई खबरें तो हम धनबाद से भी दिखाते हैं कि पानी के लिए मारा पीटी हो गई है, पानी के लिए खून गिर जाता है, ये स्थिति हो जाती है। धनबाद से भी ऐसी तस्वीरें आती हैं। धनबाद में बाघमारा है, देखिए जहां आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है। अपडेट कर दूंगा आपको। धनबाद में बलियापुर प्रखंड में एक धड़बड़ पंचायत है। पंचायत में जितने भी चापाकल हैं या कुआं हैं, उसके पानी में फ्लोराइड की मात्रा पाया गया। ये 2015 में यहाँ पे IIT आइसा में उनकी रिपोर्ट में ये बात आई थी। उसके बाद जो वहाँ पे लोग हैं, किन्हीं की दांत खराब हो गए हैं, किन्हीं की हड्डियों में प्रॉब्लम है, कोई चलने में असमर्थ हो गए। उसके बाद जब मुख्यमंत्री रघुवर दास थे तो वहाँ पे एक योजना, पेयजल योजना की शुरुआत की थी कि दामोदर नदी बगल से गुजरती है, वहाँ से उस योजना को उस पंचायत में ला करके लोगों को पेयजल मुहैया कराया जाएगा। लेकिन अभी तक वो योजना अमली जामा नहीं पहनाया जा चुका है। तो समझने वाली बात है कि धनबाद में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी धड़बड़ पंचायत की बात हो रही है। कई ऐसे इलाके हो सकता है कि जांच सही तरीके से हो भूजल की, तो वहाँ पे भी भूजल की समस्याओं में समस्या आएगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होंगे, पानी में होंगे। तो ये जांच कई इलाकों में नहीं हुआ। जहाँ तक चापा नल लगाने की बात है, चलिए एक बहुत अच्छी पहल है कि हर इलाके में पेयजल से लोगों को जोड़ने के लिए चापा नल की योजना सरकार ने शुरू करी है। 700 से ज्यादा करोड़ रुपए की खर्च होकर। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पिछले कई वर्षों में कितने चापा नल गाड़े गए, क्या उनका रिकॉर्ड सरकार के पास है? वो कितने दिन चले, इसका रिकॉर्ड सरकार के पास है? और सबसे बड़ी बात, आज कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण है, वो कहते हैं कि सरकार अगर एक मापदंड बनाती है कि किसी भी चापा नल की बोरिंग अगर 110 फीट की जाती है, 140 फीट की जाती है, एक मापदंड तय किया जाता है, लेकिन किसी भी इलाके में 40 से 60 फीट से ज्यादा डीप बोर नहीं किया जाता। तो वो जो घोटाला होता है, इस घोटालों को सरकार कैसे रोकेगी? हालांकि पेयजल को लेकर के बड़ी योजना है कि चलो हैंडपंप लगा देना है, लोग जो जिन इलाकों में पानी की दिक्कत है उन इलाकों में पानी लोग मुहैया कराया जाएगा। लेकिन इसके पहले एक और योजना चली थी, हर पंचायत में एक टंकी लगाए गए थे, बाज़ाब्ता बिजली का कनेक्शन किया गया था और हैंडपंप डाले गए थे, लेकिन वो मोटर और वो टंकी में अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। इस योजना को सरकार कैसे देखेगी? और नई योजना अगर ला रहे हैं पेयजल सही तरीके से लोगों को पहुंचाने के लिए, तो इसका कितना फायदा होगा, इसकी रूपरेखा सरकार किस तरह से तैयार की है? जी शैलेश जी, तमाम पॉइंट्स आपने सुन लिए। अब एक वरिष्ठ अधिवक्ता इन तमाम पॉइंट्स को सुनने के बाद किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, अब इसको किस तरीके से देख रहे हैं? दिस इज सीरियस इशू, दिस इज वेरी सीरियस इशू, जहां तक मैं समझ रहा हूं। Cast upon the state to regulate the water supply and see to it that it realizes its dream of providing at least safe and clean water for all its citizens. ये तो भाई बेसिक है। आर्टिकल 21 के हिसाब से आज हर एक इंसान का एक ह्यूमन राइट है ये कि भाई उसको एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करे, और स्टेट का ड्यूटी है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करे। अब सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने में जो चापाकल गाड़ने वाली जो बात आप उठा रहे हैं, ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि क्या हो रहा है कि लोग बिना सोचे समझे कुछ चंद रुपयों के लिए कहीं भी लोग चापाकल गड़वा देते हैं। चापाकल गड़वाने के बाद फिर उसको रेगुलेट नहीं करते कि वहाँ भाई पानी निकल रहा है, अगर निकल रहा है तो पानी का क्वालिटी क्या है। और 2 महीने बाद फिर कोई वहाँ पे पदाधिकारी जाके ये नहीं देखता कि भाई हमने चापाकल गाड़ा था, उसमें से पानी निकल रहा है कि नहीं, लोगों को उससे फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं। बस एक योजना है, योजना के तहत भाई चापाकल गाड़ना है और खाना पूर्ति करना है तो हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। सी दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू, दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू। प्रॉब्लम क्या है कि लोग इस बात को उठाते नहीं ना, लोगों को बड़ा ये लगता है, लोग सोचते हैं कि शायद ये मेंडिकेंसी है, मतलब एक तरह से भीख जैसा है कि गवर्नमेंट हमको देगी तो हमको पानी मिलेगा, नहीं तो पानी के लिए नहीं। अगर वो अपने इस हक के लिए लड़े तो रियली प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। और अगर इस बात को उठाएं, इस बात को सही तरीके से उठाएं, उसको आवेदन दें, आवेदन डीसी तक पहुंचाएं, और उसके बाद कुछ नहीं होने पे सीधे हाईकोर्ट आएँ, हाईकोर्ट में मुकदमा लगाएं। इंडिविजुअली भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप PIL लगाएं, इंडिविजुअली भी आप लगा सकते हैं कि भाई देखिए मैं यहाँ रहता हूँ और मुझे सेफ ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध नहीं है, और हमको पानी पीने का जो है, जो हमको आम मेरा अधिकार है कि मुझे साफ पानी मिले, वो नहीं मिल रहा है।
तो वो कार्रवाई होगी, उसमें जरूर कार्रवाई होगी एकदम इसको। लेकिन फिर वही है कि फिर हमारे यहाँ लोग करते नहीं हैं, क्या रीजन है, लोग इतना जागरूक ये बेहद नहीं है। इंटरेस्टिंग बात आप बता रहे हैं शैलेश जी, ये बेहद इंटरेस्टिंग बात आप बता रहे हैं। मैं समझना चाह रहा हूँ इसे कि भाई मुझे पीने के लिए सरकार की तरफ से एक चापाकल लगाया गया, चापाकल से शुद्ध पानी निकला या नहीं निकला इसकी कोई गारंटी नहीं दी जाती। मैं कहता हूं कि अगर वो बोरिंग फेल हो जाती है सरकार की तरफ से, तो भाई सरकार को तो ये सुनिश्चित करना चाहिए ना कि भाई वो बोरिंग हो रही है, उसका मकसद यही है कि आम लोगों को शुद्ध पानी दिया जाए। अगर वो फेलियर होता है तो क्या मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं आकर के एक मतलब अपील करूं कि भाई दिस इज माय राइट टू गेट क्लीन वाटर टू ड्रिंक, और अगर मुझे ये नहीं मिल रहा है तो मैं अपील कर सकता हूं कोर्ट के पास? Obvious, yes. This has been upheld in so many judgments of the High Court. जो इससे बड़ा प्रभावशाली जजमेंट एक 1997 का है, मुझे याद आता है दैट इज MC मेहता वर्सेस कमलनाथ का है, कमलनाथ जी का है। उसमें कोर्ट ने कहा था कि स्टेट का ड्यूटी है रेगुलेट करने का वाटर सप्लाई का, और सेफ ड्रिंकिंग वाटर देने का रियलाइजेशन की ओर बढ़ना चाहिए स्टेट को। और आप जो चापाकल वाला बात उठा रहे हैं ना, इसमें तो ये भी है भाई, अगर चापाकल कहीं गड़ता है तो उस जो लोकेलिटी के लोग हैं उनका राइट है पूछने का कि भाई आपने ये चापाकल गाड़ा, इसके पीछे आपका स्टडी क्या था, क्या आपने पता किया कि यहाँ जो चापाकल गाड़ रहे हैं इससे कितने लोग को बेनिफिट होगा, कितने लोग को सेफ, और पानी जो निकल रहा है वो पानी साफ है कि नहीं है। यहाँ तो ये भी पता चलता है कि कितने चापाकल लगते हैं, फिर उसमें से एकदम लाल पानी निकलता है, बिल्कुल भी आयरन, कहीं कहीं तो सुनते हैं लेड युक्त पानी भी निकल जाता है। हाँ, बिल्कुल, तो ये सब चीज को तो ध्यान रखना स्टेट का ड्यूटी है। हाँ। लेकिन ये होता कहाँ है, ये होता कहाँ है, ये तो हमसे बात करते हैं। अमित जी आप देखिए, अमित जी आपकी जो रिसर्च है और शैलेश जी की जो बातें हैं, अब इन दोनों को अगर हम कोरिलेट करते हैं तो आप देख लीजिए कि खेल कितना बड़ा है। मैं आपको बता दूं भारती जी, चापानल जो गाड़े जा रहे हैं, हैंडपंप लगाए जा रहे हैं, लोगों को शुद्ध पानी मिले, हमारा ये उद्देश्य भी है। और हम पेयजल विभाग के अफसरों की प्रशंसा भी करते हैं कि जल संकट वाले क्षेत्र में वो पानी उपलब्ध करा रहे हैं। मगर हमारा आग्रह एक है कि वो पानी जो उपलब्ध कराए क्वालिटी वाटर दे। आज के डेट में झारखंड में 10 रसायन पानी में मिलते हैं। सर ने बताया, प्रियदर्शी सर ने बताया, फ्लोराइड, क्लोराइड, बोरोन, सोडियम, लेड। देखिए फ्लोराइड से दांत कमजोर होते हैं। हाँ, वो तो मैंने भी ऐड देखा है कि जिससे क्लोराइड निकलता है लाल निशान वाला चापा। क्लोराइड जो है वो सोडियम में मिलके रक्तचाप बढ़ाता है आपका। सुनिए, मैं बोरोन है स्नायु तंत्र को बुरे तरीके से प्रभाव डालता है। लेड, सीसा बच्चों को शारीरिक और मानसिक विकास रोकता है। आयरन, लौ जीवाणु मतलब गैस्ट्रिक वगैरह की परेशानी। सल्फेट मैग्नीशियम के साथ मिलके दस्ता वरुक जैसे बीमारी को आमंत्रित करता है। आर्सेनिक त्वचा रोग, कैंसर। सल्फेट कैल्शियम है, जोड़ों का कड़ापन। ऐसे 10 जो रसायन हैं वो झारखंड के, आपको मैं बता दूं, बोकारो, सिमडेगा, साहेबगंज, दुमका, धनबाद, हजारीबाग, चतरा, गढ़वा, रांची ऐसे जिलों में मिल रहे हैं। ये लैब टेस्ट रिपोर्ट है। वैसी परिस्थिति में इतना 611 करोड़ खर्च कर जो बोरिंग हो रहे हैं झारखंड में, उससे क्या क्वालिटी युक्त पानी पेयजल विभाग के अफसर दिला पाएंगे? मेरा सिर्फ एक ही सवाल है। अब इसका जवाब तो पेयजल विभाग को देना है। भाई नीतीश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। देखिए नीतीश जी तो एक ऐसी शख्सियत है जिनसे पर्यावरण को लेकर के पूरे दिन बात हो सकती है, लेकिन हम चाहते हैं कि नीतीश जी आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। पोस्ट कोरोना जो ये वक्त है, इस वक्त में आप अपने सेहत का विशेष ध्यान रखें। न्यूज़ 11 भारत की शुभकामना, पूरे झारखंड की शुभकामना आपके साथ है कि आप जल्द ठीक हो। फिर इस मुद्दे को हम और आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आज कोशिश की है कि आपसे बहुत कम बुलवाऊं मैं। बहुत शुक्रिया दिलीप आपका भी कि धन्यवाद कि आपने तस्वीरें दिखाई, और विशेष शुक्रिया अमित सिंह आपका और शैलेश जी आपका कि जो पॉइंट्स आपने बताए वो पॉइंट्स सच में बता रहा हूं मैं, मतलब ऐसे हैं जिनसे मेरा दिमाग घूम रहा है। मुझे आज पता चला कि अगर सरकार मुझे शुद्ध पानी नहीं देती तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता हूं, ये मेरा अधिकार है। और जब मुझे नहीं पता है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे ऐसे लोगों को पता होगा जो सड़क पर रात बिताते हैं। भाई जिनके पास घर नहीं है, घर भी तो उनका अधिकार है। ये सब भी तो आखिर सरकार की जिम्मेवारी है कि अगर मेरे पास नहीं है तो एक रैन बसेरे का इंतजाम होना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। बात निकली है तो बहुत आगे तक लग जाएगी, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आज इन बरसते नोटों को हम यहीं छोड़ करके चले जा रहे हैं। और अधिकारी साहब, आप लोग ऐसा मत सोचिए कि बहुत आराम से पर चापाकल 5-5 हजार रुपए आप कमीशन खा लेंगे।
आप खा भी लेंगे तो न्यूज़ 11 भारत इसे पचने नहीं देगा। ये झारखंड का पैसा है, झारखंड के लोगों की भलाई में ही इस्तेमाल होगा। डंके की चोट पर ये सारी जो फसाद है, ये सारा जो विवाद है, आगे भी आपको दिखाएंगे। इस खेल पर और भी पर्दे हैं जिन पर्दों को हम हटाएंगे, लेकिन फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार।